माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग ईरा में आपका स्वागत है। मैं आज एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है फ्रांसीसी क्रांति। इसको हाई स्कूल और इंटर और यहाँ तक कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 से लेकर और अपर क्लास तक हम फ्रांसीसी क्रांति का कारण और उसका क्या परिणाम है यह आपको बताऊंगा। जो क्लास 8 से लेकर और क्लास 12 तक कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा मार्क दिलाएगी। और ये भी बात है कि सबको लिए यह जरूरी है जानना कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, क्या उसका कारण रहा और उसका अंत में परिणाम क्या हुआ। तो इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। और पूरे कई सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन पॉलिटी है, और यह सब कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिटिव से रिलेटिव ही मैं बताता हूं। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें कि कहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो अब आइए, पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या रहा और उसका परिणाम क्या हुआ। गेल ने कहा है, गूच ने कहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति विश्व के महानतम घटनाओं में से एक मानी गई है। तो कौन कहे हैं? गूच ने। फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति विश्व के महानतम घटनाओं में से एक मानी गई है। में से एक है जो विश्व का समानता विश्व की समानता और बंधुत्व, समानता और बंधुत्व का संदेश देता है। यह कौन कहे हैं? तो यह गूच ने कहा है। यह महानतम घटनाओं में से एक है। फ्रांस की जो क्रांति है वह एक अनहोनी घटना नहीं है। ये नहीं कि यह तत्काल घटना घटी है। यह बहुत दिनों से चली आ रही दुर्व्यवस्था और कुशासन का परिणाम था। फ्रांस की क्रांति
18वीं सदी में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का जो शासक लुई 16वां था वह बहुत ही निरंकुश शासक था और वे स्वेच्छाचारी सम्राट था, जिससे ये हुआ कि इसका जो शासक था उसका जो था वह कहीं न कहीं उस समय पादरियों और सामंतों का तथा उच्च अधिकारियों का क्या था, तो वह अपना उनका एक अलग शासन द्वारा एक विशेष अधिकार प्राप्त था और वह लोग अपनी वैभव और विलासिता में इतने मिल गए थे, विलासिता भोग विलासिता में लिप्त थे कि उनका जीवन विलासिता में बीतती गई। लेकिन यह हुआ कि जो साधारण वर्ग के लोग हैं उनको अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ता था और उनका जो जीवन था वह बहुत कष्टमय निम्न कोटि का था। लेकिन पादरियों का और उच्च अधिकारियों का जो जीवन था वो विलासिता थी। इसका जो कारण कहा जाए, मुख्य कारण, तो कहीं न कहीं क्रांति का जो मुख्य कारण है वह है निरंकुशता और अयोग्यता और शासन संबंधित अनियमितताएं। यही फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य जड़ है। शासन संबंधी अनियमितताएं, दुर्व्यवस्था और निरंकुशता, और यह कूट कूट कर फ्रांस के शासक लुई 16वां में भरी थी। इस परिस्थिति में एक उदाहरण है कि जब फ्रांस का राजा और रानी अपनी सवारी से जा रहे थे तो उसके पीछे फ्रांस की जो सम्मान लोग हैं, निम्न कोटि के लोग हैं, वह दरिद्र थे। अब उनके पीछे पीछे वो भाग रहे थे रोटी के लिए। अब इतनी दरिद्रता थी, इतना मतलब वहां पर खाने के लिए मोहताज हो गए कि राजा के पीछे केवल रोटी के लिए भाग रहे थे और वो कह रहे थे रोटी दो, रोटी दो। उसके बाद क्या हुआ कि रानी ने कही अगर आपको रोटी नहीं मिल रही है तो ब्रेड खा लें। अब देख कितनी दयनीयता और इतने लोग विलासिता थे कि जनता के प्रति कोई ध्यान ही नहीं देता था। जनता सड़कों पर उतर आई थी, नंगे भूखे। जो फ्रांस की बिगड़ती अर्थव्यवस्था थी इतना वह जटिल हो गई थी कि आम सम्मान के लोग का जीवन बहुत कष्टमय बीतता था, बहुत कष्ट थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक भीषण जन विद्रोह हुआ और वही जो जन विद्रोह जो है वह निरंकुश शासक को अंत कर दिया, कष्ट ही। और क्या किया, एक नया लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इस क्रांति ने फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां और रानी मेरी आंतोआन को मौत के घाट उतार दिए, खत्म कर दिए। क्योंकि मजबूरी था, लोगों का भीड़, जनता की वह भूख, जनता की वह कष्ट सही नहीं, और यह ज्वाला फूटी और राजा और रानी को हत्या करने पर उतारू हो गए। और हो गया क्रांति का जो स्वरूप था वह संपूर्ण यूरोप में एक आग की तरह, ज्वाला की तरह वह जलता रहा
और यह रक्तपात 4 जुलाई 1789 में हुई थी और यह ब्रास्टील की घटना के साथ यह प्रारंभ होती है और 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू की संधि पर वाटरलू के युद्ध के बाद यह समाप्त हो जाती है। अब फ्रांस इस क्रांति का जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से कारण है, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। जो कारण थे प्रमुख कारण वह पहला कारण था राजनीतिक कारण। दूसरा था आर्थिक कारण। तीसरा था सामाजिक कारण। चौथा था इसमें सामाजिक कारण। उसके बाद है दार्शनिक तथा लेखकों का विचार का प्रभाव। तो ये कहीं न कहीं इनके ये प्रमुख कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण थे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, दार्शनिक तथा लेखकों के विचार का प्रभाव रहा। अब ये जो राजनीतिक कारण था, तो फ्रांस की क्रांति जो है वह एक घटना थी, लेकिन एक तत्कालीन घटना नहीं थी। यह कोई अनहोनी घटना नहीं थी, यह कोई नेचुरल इवेंट नहीं था। यह फ्रांस की जो अव्यवस्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण फ्रांस की क्रांति का बीज अंकुरित हुआ और यह फ्रांसी का यह कारण में यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और लेखकों और विचारों का प्रभाव एक बीज के रूप में अंकुरित हुआ। अब जो राजनीतिक कारण थे वह राजा का निरंकुशता था। इसमें 2 कारण थी कि राजा का निरंकुशता, इसमें 2 कारण यह था, राजा का निरंकुशता यानी निरंकुश राजा, निरंकुश राजा हुआ, और दूसरा था अव्यवस्थित कानून, असमान और अनिश्चित कानून। तो कहीं न कहीं यह राजनीतिक कारण के 2 ये पहलू थे, निरंकुश राजा और असमान और अनिश्चित कानून। अब इसमें ये हुआ कि 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो राजा की निरंकुशता थी और अयोग्य राजा जो था वह निरंकुश था, वहाँ अयोग्य था, और जो शासन संबंधित अनियमितताएं उसमें थी वही उसका क्रांति का कारण बन गया।
और फ्रांस की जो राजा था वह अपनी शान शौकत के लिए राजकोष को पानी की तरह, राजकोष घाटे में गया, वह पानी की तरह अर्थ मनोधन को व्यय करता था, और जिससे फ्रांस की जनता का राजतंत्र का प्रमुख विरोध हुआ, क्योंकि जनता इधर भूखे मर रही थी और उधर राजा अपनी विलासिता के लिए राजकोष खत्म कर रहा था। राजाओं की जो निरंकुशता का जो कारण था वह जनसाधारण जनता में यह क्रांति का चिंगारी धीरे धीरे सुलगने लगी, और जो अब असमान जो इसका अनिश्चित जो कानून था, ये बहुत विचित्र कानून था, क्योंकि राजा अपने भोग विलास के लिए, अपनी वैभव के लिए एक अनिश्चित कानून बनाने थी और असमान कानून था। इस समय जो फ्रांस की जो कानून व्यवस्था में बहुत मौलिक, अनेक मौलिक इसे कहते हैं, अनेक मौलिक दोष उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय भी 3 वर्ग था, पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा साधारण जनता। अब उसमें भी नियम अलग अलग थे, और धनी, पादरी, कुलीन, राजकीय, अब जो यह जो 2 वर्ग था, या इसका पादरी और कुलीन वर्ग, यह कर से मुक्त थे, इसको कर नहीं देना पड़ता था। तो इसमें जो पादरी थे और जो सम्मान जो कुलीन थे, वह उस समय 18वीं शताब्दी में वह राजा से कर से मुक्त थे, उनको कर नहीं देना पड़ता था, जबकि जनता जो सामान्य जनता थी उन पे इतना कर लगा दिया गया था कि वह कर तले दब गए थे, जो उन्होंने इतने कमजोर हो गए कि वह भूखे मरने लगे। उधर क्या हुआ, तो विदेशियों का कर, यानी विदेशियों का ऋण, विदेशियों का ऋण इतना बढ़ गया कि राजकोष खाली होने लगा। फिर इंग्लैंड ने उसी समय निरंतर उसकी विरुद्ध में, निरंतर उसकी लड़ाई में पूरे जो राजकोष था वह खाली हो गया, और वह क्या हो गई, तो उनको अब फिर से कर लगाया गया जनता पर, और इस प्रकार फ्रांसीसी जनता में क्रांति की ज्वाला उठ गई। तो यह राजनीतिक कारण हो गए। अब मैं बात करता हूं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में हुआ कि राज जो घराने से संबंधित और राज घराने के लोग, वह धन को अपनी विलासिता और वैभव में पानी की तरह धन को बहाते थे, और वह उसके इर्द गिर्द, राज्य के इर्द गिर्द में काम करने वाले लोग भी किसी की परवाह न किए बिना अपना जीवन अच्छी तरह से बिताते थे, और वह अपनी स्वार्थ में वो भी लिप्त रहते थे, जिसमें आर्थिक कारण में अंदर ही अंदर लोगों ने राजकोष को खाली कर दिया था, और साथ ही साथ इंग्लैंड की जो लगातार युद्ध थी वह राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव डाला, क्योंकि निरंतर युद्ध से धन की हानि होती है, क्षति होती है, और जन की भी क्षति होती है। इस तरह देश की जो आर्थिक ढांचा थी वह चरमराकर टूट गई, और देश की बहुसंख्यक जनता रोटी के लिए मरने लगे, और रोटी के लिए वह हाय हाय करने लगे।
धन को पूरा करने के लिए जब राजकोष खत्म हो गया तो उनको फिर से भरने के लिए, राजकोष को पूरा करने के लिए जनता पर क्या हुआ, कर लगाया गया। और जनता जब कर लगाया तो जनता कहाँ से दे, कि जनता के पास तो कुछ था नहीं। इस वसूली भी बड़ी निर्दयता पूर्वक होने लगी। उनको दंडित किया गया, उनको मारने लगे, कोड़ा गिराए गए, जिससे कृषक थे यानी कृषकों की आय अब उस समय फ्रांसीसी समाज में 3 वर्ग के लोग थे। एक वर्ग तो था पादरी वर्ग, दूसरा था उसमें कुलीन वर्ग, और जो तीसरा वर्ग था वह साधारण जनता थी। अब साधारण जनता में भी 3 वर्ग हो गया। एक हो गए जिसमें व्यवसायिक वर्ग, वकील, डॉक्टर, अध्यापक। दूसरे में हो गए कृषक, दूसरे में जैसा साधारण जनता में भी दूसरे वर्ग में हो गए कृषक, और तीसरे वर्ग में हो गए मजदूर। तो उस समय भी सामाजिक व्यवस्थाएं थी। अब कृषकों पर क्या लगाने लगा, कर लगाया गया। और कृषकों की जो उपज थी उससे अधिकांश केवल कर दिया जाता था, जिससे करों के रूप में लिया जाता था, और वह कृषक परेशान रहते थे, इसलिए वह कृषि करना छोड़ देते थे। फ्रांस में जो पादरी थे और सामंत वर्ग जो जनता थी, वह क्या करे, उस पे तो कोई कर था नहीं, और वो कर देना नहीं चाहते थे। कर लगाया नहीं गया तो कर ही देना। इस प्रकार जो दोषपूर्ण असमानता थी, आर्थिक स्थिति थी, यह अर्थव्यवस्था में फ्रांस की क्रांति के लिए वह प्रेरित कर दिया। अब मैं बात करता हूं सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण फ्रांस में जो समाज जो था वह उसमें भी भेद था। सामाजिक कारण में देखें तो सामाजिक कारण में भी यहां पर भेद था। पहला जो था वह थे पादरी वर्ग, दूसरा था सामंत वर्ग, और तीसरे जो थे वह थे सामान्य जनता, या इसे हम कहते हैं साधारण जनता कहते हैं। साधारण जनता ये थी। तो सामाजिक कारण में फ्रांस की जो समाज था उसमें भी वर्ग भेद थे। अब ये वर्ग में 3, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और साधारण वर्ग। अब इसमें जो पादरी वर्ग और सामंत वर्ग और जो साधारण वर्ग थे, ये 3 वर्ग तो सामाजिक कारण थे फ्रांस क्रांति में। लेकिन अब साधारण वर्ग में भी इसमें भी 3 वर्ग थे। पहला वर्ग था इसमें अध्यापक उस वर्ग में पहला वर्ग में अध्यापक आते थे, वकील आते थे, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर ये आते थे पहला वर्ग में, साधारण वर्ग की जनता, साधारण वर्ग में। फिर दूसरे में थे कृषक, और इसमें भी तीसरे वर्ग में थे मजदूर। तो इस तरह फ्रांस में भी सामाजिक वर्ग बटा हुआ था 3 वर्गों में। अब जो फ्रांस का जो वर्ग था वह वर्ग भेद पर आधारित था। जो समाज था फ्रांस में उसमें भी वर्ग पर आधारित था। वह 3 वर्ग थे। अब देख लें, अब पादरी वर्ग की मैं जब बात करूं तो पादरी वर्ग जो था वह कैथोलिक चर्च
कैथोलिक चर्च का वह पुरोहित होता था। चर्च के यह उच्च अधिकारी होते थे। उच्च अधिकारी होते थे। अधिकारी होते थे। यह उच्च पादरी वर्ग में जो थे वह अनेक विशेषाधिकार से युक्त थे। अब जो उच्च पादरी कैथोलिक चर्च के जो उच्च पादरी थे वो भी उनका एक विशेष अधिकार था और वह अपना उनका एक विशेष अधिकार से युक्त थे और उनका अपना एक अधिकार था। और उनको क्या होता था, जीवन उनका जो जीवन था वो भी भोग विलास में लिप्त था और उनका जो अधिकांश जो धन की अधिकांश वह चरित्रहीन में उपयोग करते थे और धीरे धीरे उनकी जो नैतिक पतन होती गई और वो भी क्या हो गए, समाज में घृणा के पात्र बन गए ये पादरी वर्ग, क्योंकि बहुत विलासिता थे। ठीक, और यह बहुत गलत काम करते थे पर्दे के आड़ में, सामने तो नहीं लेकिन पर्दे के आड़ में यह चरित्रहीन होते गए और समाज में यह चरित्रहीन का कलंक इनको लग गया क्योंकि इस तरह का यह पात्र थे। अब मैं बात करता हूं कुलीन वंश या सामंत वर्ग का। तो सामंत वर्ग जो था वह राज परिवार के सदस्य और उच्च अधिकारी उसमें होते थे। सामंत वर्ग में इस वर्ग के लोग जो था इनका विशेष अधिकार था और यह विशेष अधिकार का प्रयोग जो है वह जनसाधारण के शोषण के लिए किया करते थे। जनसाधारण के लोगों की जनता को यह शोषण करते थे सामंत वर्ग के लोग, क्योंकि इनका एक विशेष अधिकार था और यह कहीं न कहीं राजघराने से संबंधित था। अब फलतः इस वर्ग के प्रति ही स्वाभाविक रूप से जन आक्रोश हो गया और जनसाधारण वर्ग में जो 3 उपवर्ग विभाजित थे उसमें थे वकील, अध्यापक, डॉक्टर, कृषक और मजदूर, ये अलग अलग थे। मध्य वर्ग जो अध्यापक थे, अब यहाँ पर देखते हैं तो यह मध्यम वर्ग, सामंत के बाद इसे कहते हैं मध्यम वर्ग के बाद। अब मध्यम वर्ग के बाद वकील, डॉक्टर, लेखक, कवि, कलाकार और दार्शनिक तथा धनी व्यवसायी आदि इसमें शामिल थे। दार्शनिक भी इसमें भी थे। दार्शनिक दार्शनिक, लेखक, कलाकार और धनी व्यापारी इसमें सम्मिलित थे। और आर्थिक स्थिति तो ठीक थी किंतु ये होता था। अब देखिए इसमें इन लोग के पास आर्थिक स्थिति मजबूत थी, ठीक थी, लेकिन सामंत वर्ग द्वारा यह शोषित होते थे, इनको नीचता दिखाई जाती थी, इस पे अत्याचार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था और यह पादरी कुलीन और वर्ग के द्वारा इन्हें समय समय पर अपमानित भी किया जाता था। आर्थिक संपन्नता होने पर उच्च समाज में उच्च वर्ग के द्वारा यह अपेक्षित कारण इनका था, इसलिए यह लोग भी असंतुष्ट थे और इसलिए फ्रांस की क्रांति में इनका भी योगदान रहा। किसान वर्ग में देखा गया तो मुख्य रूप से किसान इसमें सम्मिलित थे। अब फ्रांस में इनकी जो जनसंख्या है किसान का
वह उस समय था आपका 80% किसान जो थे वो फ्रांस में थे जब एक क्रांति हुई 1789 में 18वीं शताब्दी में। तो इनका आर्थिक जीवन संकटग्रस्त था तथा यह वर्ग जो था वह करों के बोझ से इतना दब गया था कि इनका जो जीवन था वह दयनीय थी। और यह वर्ग जो था वह उच्च वर्ग से उच्च वर्ग से या क्या होते थे, असंतुष्ट थे। इसमें संक्षेप में हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि यह कहीं न कहीं वह भी चाहते थे कि युद्ध हो। अब मजदूर के बाद मजदूर वर्ग समाज में जो वर्ग था वह निम्न वर्ग था। अब मजदूर जो वर्ग था वह निम्न वर्ग था और वह खाने के लिए भी उनको मरना पड़ता था। अब इनका जीवन इतना अमानवीय था कि यह वर्ग अत्यधिक इन वर्गों से खिन्न था और इसी प्रकार सामाजिक असमानता और असंतोष के कारण ही फ्रांस में क्रांति का बीज अंकुरित हुआ। अब मैं बात करता हूँ दार्शनिक तथा लेखकों का विचार का प्रभाव क्या था। तो इनका यह कहीं न कहीं इनकी जो तत्कालीन जो दार्शनिकों ने फ्रांस की दयनीय दशा के बारे में अपने लेखों के माध्यम से जनता को बताते थे और उनके दुख और दयनीय को वह अपने लेख के माध्यम से बताना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया, वह फ्रांस की क्रांति में ज्वाला का काम करने लगा। फ्रांस की भ्रष्ट राजकीय शासन प्रणाली ने क्या किया, अब उसको अपनी लेखक शासन प्रणाली क्या थी, भ्रष्ट दुर्व्यवहार निरंकुशता अपने लेखकों में देकर और जनता को यह बताने लगा। जिसमें अगर देखा जाए तो उस समय जो विचारक थे वह विचारक थे रूसो। यहाँ फ्रांस के विचारक थे तो वह थे दार्शनिक में रूसो था। उसके बाद आपका मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर। इन विचारकों ने अपनी भूमिका बहुत ही निभाई। कहीं न कहीं यह रूसो ने अपनी अपने लिखे हैं सामाजिक समझौता, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रूसो की पुस्तक है सामाजिक समझौता पुस्तक का नाम है। इसमें ये कहा गया है कि राजा के जो दैविक अधिकार पर उन्होंने कठोर प्रहार किया, क्योंकि उस समय यह थी व्यवस्था कि राजा जो था वह ईश्वर द्वारा बनाया हुआ वह व्यवस्था थी कि राजा जो शक्ति जिस प्रकार ईश्वर की शक्ति है उसी प्रकार राजा की शक्ति थी। तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक समझौते बुक से उन्होंने क्या किया, उसमें राजा का दैवी शक्ति का होने का उन्होंने कठोर यानी विरोध किया, बहुत विरोध किया इसमें। उसके बाद उस विचार पर कठोर प्रहार किया है कि यह सब गलत है, यह राजा अपने स्वार्थ के लिए ऐसा व्यवस्था बनाया है। उसके बाद प्रसिद्ध विचारक जो था वह मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ की पुस्तक में उन्होंने भी
क्या किया, राजा की दैवी शक्ति और उसकी निरंकुशता की खुलकर विरोध किया है और फ्रांस में एक बौद्धिक जागृति का संचार हुआ। यहाँ के निवासी न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे और वॉल्टेयर का भी योगदान इसी तरह रहा है। अब जो तत्कालीन एक और जो कारण था वह था तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण में यह था, लुई 16वां जो था वह 1789 ईस्वी में ए स्टेट जनरल की अधिवेशन बुलाई और वह बुलाकर उसमें नए कर लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें जनसाधारण वर्ग ने इनका जमकर विरोध किया। तो अब मैं बात करूंगा फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या रही, वह देखें। अब फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं थी वह कौन कौन सी घटनाएं थी, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो प्रमुख जो घटनाएं थी वह थी फ्रांस की आरंभ, क्रांति की आरंभ। क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, क्रांति का आरंभ क्यों हुआ, ये क्रांति का आरंभ। दूसरा था टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ और जो तीसरा कारण घटनाएं थी प्रमुख घटना में वह थे राष्ट्रीय सभा और जो चौथा इसमें था वह था बास्तील का पतन। बास्तील का पतन। तो इस तरह का यह प्रमुख घटनाएं थी। कारण तो उसमें 4-5 कारण थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और लेखकों का अपना विचार। अब प्रमुख जो घटनाएं उसमें घटी वह क्रांति का आरंभ घटना थी, टेनिस कोर्ट का शपथ, राष्ट्रीय सभा और बास्तील का पतन, ये प्रमुख कारण थे। अब इसमें जो ए स्टेट जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद थी। अदना इसमें ए स्टेट जनरल यह प्राचीन संसद थी और इनके 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व था। इनमें 3 सदन थे, या इसे हम कहते हैं 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व। प्रत्येक वर्ग का अपना अपना अलग अलग अधिवेशन होता था। 1614 ईस्वी में 1614 ईस्वी में हम बात करते हैं, 1614 ईस्वी में यह हुआ कि इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ए स्टेट्स जनरल के सदस्यों की कुल संख्या 1214 थी। इसका जो सदस्यों की संख्या थी वह थी 1214। अब 1214 में जिसमें पादरी जो वर्ग था वह पादरी वर्ग जो था वह था 308 पद था। पादरी वर्ग का 308 पद। दूसरा था कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग के लिए इसमें था 285 पद।
और जो जनसाधारण वर्ग के सदस्य थे, जनसाधारण यानी जो जनसाधारण थी, साधारण जनता, साधारण जनसाधारण, उनके लिए जो पद था वह 621 पद था। अब इनके वर्ग के सदस्य भी थे। राजा ने धन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता था, इस आशा से 1789 ईस्वी में राजा ने एक अधिवेशन बुलाया संसद में, और अधिवेशन में बुलाकर वह नया कर पर वह अनुमति दे दी। जनता वर्ग ने करों का विरोध किया। अब जो जनसाधारण वर्ग थे के सदस्य जो थे 621, उन्होंने इस कर का विरोध किए। कर का टैक्स का किए, तो टैक्स का विरोध किए, क्योंकि उससे वह बहुत ही उत्पीड़ित होते थे और विरोध किए तथा सभा को भंग करना चाहा और कहे कि सभा भंग करेगा। जनता वर्ग की सभा से हटने का इनकार कर दिया। इसी बीच जो थी वह तृतीय सदन थी, वह उस प्रश्न पर हंगामा कर दिया, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध विधिवेत्ता यानी फ्रांस के विधिवेत्ता फ्रांस के जो विधिवेत्ता थे वह ए बी सी एज जो थे। अब इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक वितरित की, अपना पुस्तक वितरित की और इस पुस्तक में तृतीय सदन राष्ट्र का पर्याय किंतु देश की सरकार के अपनी पूर्णता उपेक्षा रखी। और 6 मई 1789 ईस्वी को तीनों वर्गों के सदस्यों ने अलग अलग भाव से बैठक की और जनसाधारण वर्ग का नेतृत्व मिराबो ने ग्रहण किया। अब जनसाधारण की जो बैठक थी, यह कहीं न कहीं मिराबो ने इसका बैठक का अध्यक्षता की 6 मई 1789 ईस्वी को। अब टेनिस कोर्ट की शपथ था। जो टेनिस कोर्ट शपथ क्या था, तो राजा जो था वह तत्कालिक जो राजा लुई 16वां था, वह सामंतों, कुलीनों और पादरियों के दबाव में आकर टेनिस कोर्ट शपथ वह इनकी दबाव में वो आकर क्या कर दिया, यानी सभा भवन को बंद करा दिया और तथा इस वर्ग को सभा स्थगित रखने का आदेश दे दिया। राजा के इस आदेश से यह हुआ कि इनके विरोध में तृतीय सदन के सभी सदस्य भवन के निकट टेनिस कोर्ट के मैदान में चले गए और वहां उनका वह एकत्रित हो गए और तृतीय वर्ग जो थे जनसाधारण वर्ग, वह मिराबो के नेतृत्व में अध्यक्षता में शपथ ग्रहण की, जिससे संकल्प लिया गया कि हम यहाँ से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक देश के लिए संविधान का निर्माण न हो जाए। तो यह मिराबो की अध्यक्षता में जनसाधारण की वहां टेनिस कोर्ट के मैदान में रैली हुई, बैठक हुई और इसकी मांग हुई कि जब तक संविधान नहीं बनाया जाएगा नया, तब तक हम इसका विरोध करेंगे, यहां से हटेंगे नहीं। भले ही संगीनों ने क्यों न कर लिया जाए। अब जरा फ्रांस के इतिहास में यह संकल्प टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात हो गई कि यहाँ पर नए संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान बनाया जाए, संविधान बनाया जाए। जो यह टेनिस कोर्ट की मैदान में यह मांग चली। राष्ट्रीय सभा तृतीय सदन, अब यहाँ पर था तृतीय सदन के सदस्यों की इस घोषणा ने राष्ट्रीय सभा को ने 27 जून
27 जून 1789 ईस्वी को तीनों सदस्यों की संयुक्त बैठक हुई, यानी अधिवेशन बुलाई गई और ए स्टेट जनरल को राष्ट्रीय सभा की मान्यता को प्रदान की गई और इस सभा ने 9 जुलाई 1789 को संविधान सभा का कार्यभार ग्रहण कर लिया। राष्ट्रीय सभा में यानी राष्ट्रीय सभा की मान्यता मिल गई और संविधान सभा का जो कार्यभार था वह 9 कब हुआ तो 9 जुलाई 1789 ईस्वी को यह संविधान का कार्यभार करने के लिए अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। अब बास्तिल का जो पतन था, राजा और सामंतों ने मिलकर इस सभा को भंग करने की योजना बनाई। लेकिन क्या हुआ, पेरिस में अफवाह फैल गई कि राजा जो है वो विदेशियों की, यहाँ पर राजा लुई 16वां ने जनता के मन में यह वहां पर फैल गई बातें कि लुई 16वां ने विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाकर और या विदेशी सेनाओं की मदद से देशभक्तों और क्रांतिकारियों को मार डालना चाहता है। इस पर पेरिस की जनता, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस की जनता में उत्तेजना आ गई और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने अपना एक हिंसक आक्रामक रूप धारण कर लिया और राजा के अत्याचार को प्रतीक समझाने वाली बास्तिल की जेल को नष्ट कर दिया और वहां से कैदियों को मुक्त करा लिया। यह घटना राजा की निरंकुशता को समाप्त कर दिया गया और प्रथम सोपान था। इसलिए फ्रांस वासियों इस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में 14 जुलाई को मनाते हैं। 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। जैसे हम 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, उसी तरह यह 14 जुलाई को फ्रांस ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। राष्ट्रीय महासभा के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे, अब मैं इस पे चर्चा करने